नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन नुक में। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि पहले यूपीएसआई के एग्जाम में आ चुके हैं। यह है हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास संख्या 8 है। इससे पहले मैंने आपको 7 क्लास करा दी है। अगर आपने वह 7 क्लास नहीं की है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर वह 7 क्लास कर सकते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है संसद, बी ऑप्शन है प्रधानमंत्री, सी ऑप्शन है राष्ट्रपति और डी ऑप्शन है आपका नौकरशाही। तो संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो वो प्रधानमंत्री के पास होती है। आपका बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका 21 वर्ष, बी ऑप्शन है 25 वर्ष, सी ऑप्शन आपका 30 वर्ष और डी ऑप्शन आपका 35 वर्ष। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए आपकी 25 वर्ष। आपका बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रधानमंत्री को आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, बी ऑप्शन है संसद के द्वारा चुना जाता है, सी ऑप्शन है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और डी ऑप्शन आपका लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा नामित किया जाता है। तो प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। आपका सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। भारतीय संविधान के आर्टिकल 75 के तहत जो प्रधानमंत्री होता है इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, आर्टिकल 75 के तहत। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जो प्रधानमंत्री है इसका जो पद है इसका प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वो है आपका आर्टिकल 74 में। ठीक है भाई, प्रधानमंत्री पद का जो प्रावधान है वह भारतीय संविधान के आर्टिकल 74 में है इसका प्रावधान। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति करता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मंत्रियों की परिषद सामूहिक रूप से डैश को जवाबदेही है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है लोकसभा, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति, सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री और डी ऑप्शन आपका संसद। तो मंत्रियों की परिषद जिसको क्या कहते हैं? मंत्रि परिषद कहते हैं। सामूहिक रूप से लोकसभा को जवाबदेही है। आपका ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा इस क्वेश्चन का। जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 75 का जो 3 है वो ये कहता है कि जो मंत्रिपरिषद है वह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, ये आपको आर्टिकल ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 30, बी ऑप्शन है 40, सी ऑप्शन है 50 और डी ऑप्शन आपका 60। तो मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की कम से कम संख्या कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए आपकी 50। ठीक है भाई, आपका सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता है। क्वेश्चन है ये ऐसे कि भारत सरकार के मुख्य विधि सलाहकार कौन है? परामर्शदाता को क्या बोलते हैं? सलाहकार। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि भारत सरकार के मुख्य विधि सलाहकार कौन है? आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन आपका उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी ऑप्शन आपका सचिव विधि मंत्रालय और डी ऑप्शन आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो भारत सरकार के मुख्य विधि सलाहकार कौन है? वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आपका डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है इसके पद का प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 76 में है। किसमें है भाई? आर्टिकल 76 में है। और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? यह है भारतीय संविधान के आर्टिकल 76 के 1 में। किसमें है? आर्टिकल 76 के 1 में। इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा या से भारत के महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल के बारे में सही है? आपको यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए हैं, पी और क्यू। आपको इनमें से बताना है कि भारत के महान्यायवादी के बारे में कौन से स्टेटमेंट ठीक है। पी है स्टेटमेंट आपका, अपने कर्तव्यों के निष्पादन में महान्यायवादी के पास भारत के क्षेत्र में सभी अदालतों में सुनवाई का अधिकार है। ये बिल्कुल ठीक है भाई स्टेटमेंट। क्यू है आपका, महान्यायवादी का पारिश्रमिक राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। पारिश्रमिक मतलब क्या होता है भाई? वेतन। क्या होता है? वेतन या मजदूरी। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि जो महान्यायवादी होता है उसके वेतन
कौन निर्धारित करता है? तो राष्ट्रपति करता है। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी, इनमें से आपको बताना है कौन सा ठीक है। ए में दिया है आपका केवल क्यू, ये गलत हो जाएगा। बी में दिया है न तो पी और न ही क्यू, ये भी गलत हो जाएगा। सी में है पी और क्यू दोनों, तो हमारा ये सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमारे दोनों स्टेटमेंट ठीक है, पी और क्यू। ठीक है भाई, आगे समझ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका 1947, बी ऑप्शन आपका 1952, सी ऑप्शन आपका 1949 और डी ऑप्शन आपका 1950। तो प्रथम राज्यसभा का जो गठन हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? वो हुआ था आपका 1952 में। कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। कब हुआ था भाई? 3 अप्रैल 1952 को हुआ था प्रथम राज्यसभा का गठन। और इसकी प्रथम बैठक कब हुई थी भाई? प्रथम बैठक ये हुई थी आपकी 13 मई 1952 को। ठीक है भाई, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम में आ सकता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है? आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका राष्ट्रपति द्वारा स्वविवेक से, बी ऑप्शन है प्रधानमंत्री द्वारा स्वविवेक से, सी ऑप्शन आपका लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक से और डी ऑप्शन आपका प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। तो लोकसभा को उसके कार्यकाल पूरा होने से पहले भी भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है भाई, आपका डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका वर्ष में 1 बार, बी ऑप्शन आपका वर्ष में 2 बार, सी ऑप्शन आपका वर्ष में 3 बार और डी ऑप्शन आपका वर्ष में 4 बार। तो लोकसभा के कम से कम 2 सत्र बुलाए जाते हैं। आपका बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, वर्ष में 2 बार। ठीक है भाई, इनके बीच का जो अवधि होनी चाहिए वो 6 महीने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका इसका बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, वर्ष में 2 बार। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, डैश सदन के अधिकार और विशेष अधिकार उसकी समितियों और सदस्यों के अभिरक्षक है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका पीठासीन अधिकारी, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति, सी ऑप्शन आपका अध्यक्ष और डी ऑप्शन आपका प्रधानमंत्री। तो पीठासीन अधिकारी सदन के अधिकार और विशेष अधिकार उसकी समितियों और सदस्यों के अभिरक्षक है। ठीक है भाई, आपका ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। जो पीठासीन अधिकारी है वो कौन है? वो होते हैं आपके लोकसभा अध्यक्ष, वे उपाध्यक्ष। ठीक है भाई, पीठासीन अधिकारी कौन होते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, संसद सदस्य को शपथ कौन दिलाता है? आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति, सी ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष और डी ऑप्शन आपका उपराष्ट्रपति। तो संसद सदस्य को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं, भारतीय संविधान के आर्टिकल 99 के तहत। ठीक है भाई, आपको ये ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका 1/3, बी ऑप्शन 1/5, सी ऑप्शन 1/11 और डी ऑप्शन आपका 1/10। तो क्वेश्चन क्या था कि लोकसभा का कोरम, कोरम किसे कहते हैं? सबसे पहले ये समझते हैं। कोरम उसे कहते हैं कि किसी भी सदन को स्टार्ट करने के लिए, शुरू करने के लिए कम से कम सदस्यों की संख्या को क्या कहते हैं? कोरम कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सदन को शुरू करने के लिए कम से कम सदस्यों की संख्या को कोरम कहते हैं। ठीक है भाई, किसे कहते हैं कोरम? कोरम कहते हैं कि सदन को, किसी भी सदन को स्टार्ट करने के लिए कम से कम सदस्यों की संख्या को हम कोरम कहते हैं। तो क्वेश्चन क्या था हमारा? लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? लोकसभा और राज्यसभा का जो कोरम होता है वो दोनों का सेम होता है। कितना होता है? वो होता है आपका 1/10। कितना होता है? 1/10। तो आपका डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, 1/10। समझ गए? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14,
संसद की कार्यवाही के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। आपको यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए हैं, ए और बी। आपको इनमें से बताना है कि संसद की कार्यवाही के संदर्भ में कौन सा सही है। ए है आपका, सदन को संसद की बहस और कार्यवाही के प्रकाशन पर रोक लगाने का अधिकार है, ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। बी स्टेटमेंट है आपका, सदन को संसद की गैलरियों में गैर सदस्यों और अतिथियों के प्रवेश पर किसी भी वक्त रोक लगाने का अधिकार है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है संसद की कार्यवाही के संदर्भ में। तो हमें यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी, हमें इनमें से देखना है कौन सा ठीक है। ए में दिया है ए और बी दोनों ही नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। बी में है केवल ए, ये भी गलत हो जाएगा। सी में है केवल बी, ये भी गलत हो जाएगा। डी में है ए और बी दोनों, तो हमारा डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 120 के अनुसार संसद में कार्य किस भाषा में किया जाएगा। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका केवल हिंदी में, बी ऑप्शन आपका केवल अंग्रेजी में, सी ऑप्शन है हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, और डी ऑप्शन आपका हिंदी में या अंग्रेजी में। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 120 है वो ये कहता है कि जो संसद का कार्य होगा वह अंग्रेजी और हिंदी दोनों में होगा। किसमें होगा? अंग्रेजी और हिंदी दोनों में। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन आपका मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन आपका पश्चिम बंगाल और डी ऑप्शन आपका उत्तर प्रदेश। तो जो उत्तर प्रदेश है यह सबसे ज्यादा लोकसभा में प्रतिनिधि भेजता है। कितने प्रतिनिधि भेजता है? तो 80। कितने भेजता है? 80 प्रतिनिधि भेजता है आपका उत्तर प्रदेश। समझ गए? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका 1949 में, बी ऑप्शन 1952 में, सी ऑप्शन आपका 1950 में और डी ऑप्शन आपका 1954 में। तो लोकसभा का जो पहला आम चुनाव हुआ था वो कब हुआ था? 1952 में हुआ था। आपका बी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका संसद के सभी सदस्यों द्वारा, बी ऑप्शन आपका प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, सी ऑप्शन है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा और डी ऑप्शन आपका लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों द्वारा। तो लोकसभा के जो स्पीकर का निर्वाचन होता है वह लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा होता है। आपका सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। यह प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 93 में है। किसमें है भाई? आर्टिकल 93 में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने से संबंधित प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 1875 का भारतीय कानून रिपोर्ट अधिनियम, बी ऑप्शन है 1950 का विशेष आपराधिक न्यायालय क्षेत्राकार अधिनियम, सी ऑप्शन आपका न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 और डी ऑप्शन आपका 1908 की सिविल प्रक्रिया संहिता। तो न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने से संबंधित प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा सही, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को भारत के क्षेत्र में किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण से अपील करने के लिए विशेष अनुमति प्रदान करने के लिए अधिकृत करता है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 136, बी ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 327, सी ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 125 और डी ऑप्शन आपका अनुच्छेद 251। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 136 उच्चतम न्यायालय को भारत के क्षेत्र में किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण से अपील करने के लिए विशेष अनुमति प्रदान करने के लिए अधिकृत करता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 136। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत स्थापित वो कौन सा प्राधिकरण है जो भारत सरकार के सभी प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा करता है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको सीएजी कहते हैं, बी ऑप्शन आपका केंद्रीय सतर्कता आयोग, सी ऑप्शन आपका केंद्रीय जांच ब्यूरो मतलब सीबीआई और डी ऑप्शन आपका लोकायुक्त। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत स्थापित वो कौन सा प्राधिकरण है जो भारत सरकार के सभी प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा करता है। तो वो है आपका भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है भाई,
आपका ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा, जो कि भारत सरकार का सभी लेखा जोखा देखता है। ठीक है, इसलिए इसको पब्लिक पर्स का संरक्षक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पब्लिक पर्स का संरक्षक भी इसी को कहते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, सीएजी को। ठीक है भाई, जो इसके पद का प्रावधान है वह भारतीय संविधान के आर्टिकल किसमें है भाई? 148 में है। किसमें है? 148 में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 22, किस संवैधानिक पद अधिकारी को सार्वजनिक कोष मतलब पब्लिक पर्स का संरक्षक कहा जाता है? आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है भारत के महान्यायवादी, बी ऑप्शन आपका भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सी ऑप्शन आपका भारत के प्रधानमंत्री और डी ऑप्शन आपका केंद्रीय वित्त मंत्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट करना है, मैंने इससे पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आप लोग मुझे कमेंट करना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, किसके सुझाव पर राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करता है? आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका एक अधिशासी मंडल जिसमें मुख्य न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त और भारत के उपराष्ट्रपति शामिल हैं, बी उस राज्य के मुख्यमंत्री, सी उपराष्ट्रपति और डी प्रधानमंत्री। तो जो राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं वो किसके सुझाव पर करते हैं? तो प्रधानमंत्री के सुझाव पर करते हैं। आपका डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, किसे यह निर्देश देने का अधिकार है कि संसद का एक अधिनियम किसी राज्य में अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होता या निर्दिष्ट संशोधन और अपवादों के साथ लागू होता है? आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है राज्य के राज्यपाल, बी ऑप्शन आपका राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी ऑप्शन आपका राज्य के मुख्यमंत्री और डी ऑप्शन आपका केंद्रीय गृह मंत्री। तो राज्य के राज्यपाल को यह निर्देश देने का अधिकार है कि संसद का एक अधिनियम किसी राज्य में अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होता है या निर्दिष्ट संशोधन और अपवादों के साथ लागू होता है। तो ये निर्देश देने का अधिकार किसको है? ये है राज्य के राज्यपाल को। ठीक है भाई, आपका ए ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, राज्य के विश्वविद्यालयों के कुल अधिपति के रूप में कौन कार्य करता है? आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका संबंधित राज्य के राज्यपाल, बी ऑप्शन आपका संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री, सी ऑप्शन आपका संबंधित राज्य के कानून मंत्री और डी ऑप्शन आपका संबंधित राज्य के मुख्य सचिव। तो राज्य के विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कौन कार्य करता है? तो संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है। ठीक है, आपका ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगर हम बात करें केंद्र के विश्वविद्यालय के कुल अधिपति के रूप में कौन कार्य करता है, तो वो करता है आपका राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। अगर हम केंद्र के विश्वविद्यालयों की बात करें। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 25 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये 25 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।